नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीके शर्मा और टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा भारत देश बहुत विविधताओं से भरा हुआ है और यहाँ पर तरह तरह के लोग, हर संप्रदाय के, हर धर्म के लोग रहते हैं। हर धर्म के लोग रहते हैं तो प्यार मोहब्बत भी करते हैं और जाहिर सी बात है कि सभी अपने परिवार से, अपने समाज से प्यार करते हैं और साथ साथ करते हैं अपने देश से प्यार। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्योंकि टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क हमेशा समाज को साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। तो जिस विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो बात देश से भी जुड़ी है, हमारे समाज से भी जुड़ी है, हमारे परिवार से जुड़ी है और बात उस विषय पर है जो एक बच्चा, जब हम अपना परिवार का बच्चा हम उसको पालते हैं वहां से शुरू होती है, यानी कि शिक्षा की बात। शिक्षा नीति को लेकर सरकार अपनी अपनी योजनाएं बनाती है, अपने अपने तरीके से विद्यालय खोलती है और बच्चों का लालन पालन करती है। लेकिन 21वीं सदी है दोस्तों, और 21वीं सदी में आज का बच्चा चाहता है कि उसको ऐसी शिक्षा मिले जो उसको रोजगार भी दे, उसको एक लेवल भी प्रदान करे और उसे पूरे वर्ल्ड में फेमस भी करे। तो आज हम शिक्षा नीति पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही खास पैनल आज मौजूद है और इस खास पैनल में मैं चाहूंगा कि सभी अपना अपना परिचय दें। वहां से आप देख पा रहे हैं कि काफी सीनियर आदमी। मेरा नाम डॉक्टर वीरपाल सिंह है और मैं कृषि अर्थशास्त्री हूँ। भारत इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा इंस्टीट्यूट से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ और मैं पूसा इंस्टीट्यूट में रहकर ही किसानों के खेतों में रिसर्च की है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि पूसा इंस्टीट्यूट के अंदर 45 कंट्रीज के बच्चे पढ़ते हैं। 45 कंट्रीज के बच्चे अदर कंट्रीज से आकर के शिक्षा ले रहे हैं। तो मैं एजुकेशन के विषय में भी जानता हूं और किसान के खेत में भी जानता हूं कि किसान का खेत क्या कहता है और किसान क्या करता है और किसान कैसे अन्न पैदा करके जनता को खिलाता है और वहां से एक एजुकेशन का भी बहुत बड़ा हाथ निकलता है। तो मैं आपके साथ जुड़ा हूं, आपने मुझे टीवी पे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं आप देख पा रहे हैं काफी युवा हैं और लेकिन संजीदा भी है, क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं अमित ठाकुर गुडविल एजुकेशन का एक इंस्टीट्यूट रन करता हूं। लास्ट 15 ईयर से, मैं 15 साल से इंस्टीट्यूट चला रहा हूं अपने द्वारका विधानसभा क्षेत्र में और एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूं। तो आज मैं चौधरी साहब का और आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं जो आज मुझे इनवाइट किया इस डिबेट में। जी, टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क हमेशा से अच्छे अच्छे लोगों को बुलाने का प्रयास करते हैं और एक और खास पैनलिस्ट हमारे साथ में मौजूद है। अपना परिचय दीजिए सर। नमस्कार, मैं उपेंद्र सिंह चौधरी, सिराज फिल्म प्रोडक्शन एंड एक्टिंग स्कूल का फाउंडर। मुझे तो लग ही रहा था कि फिल्म के लाइन के आदमी हैं क्योंकि बहुत ही साज सज्जा के साथ में आए हैं। दोस्तों स्वागत है सभी का आपका। आज की जो हमारी शिक्षा नीति पर चर्चा है उसको हम आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हमारे परिवार में कोई बच्चा आता है तो पहले माँ उसको सिखाती है। सबसे पहला गुरु अगर कोई माना गया है तो हमारे देश में माँ को माना गया है। उसके बाद में जब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल में जाता है तो गुरुजन उसको समझाते हैं कि आपका ये तरीका है शिक्षा लेने का। उसको एकेडमिक्स की भी शिक्षा देते हैं, उसको समाज की शिक्षा भी देते हैं और संस्कृति वगैरह बहुत सारी शिक्षा देते हैं। तो पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे समाज में प्राथमिक शिक्षा की बात आती है तो उस शिक्षा में जिस तरह का स्तर आपको देखने को मिला है शुरू से अभी तक का, तो क्या आप उससे सहमत हैं कि बच्चे को जब वो सिखाया जाता है एकेडमिक्स का तो उससे आप सहमत हैं क्या? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बच्चा लगभग 2-2.5 साल का हो जाता है, बातें समझने लगता है, तो ये कहते नहीं है भी रियल में कि बच्चे का जो प्राइमरी टीचर है वो उसकी माँ है। घर में जब बच्चा पैदा होता है उसकी माँ, उसकी मम्मी जैसे उसको संस्कार सिखाएगी तो बच्चा उसी पे चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब वो स्कूल में जाना शुरू हो जाता है तो अब काफी बातें स्कूल के टीचर की जो है वो भी बहुत गहराई से पकड़ता है। इवन यहाँ तक भी है, यदि हम छोटे बच्चे को घर में आकर कुछ बातें कहते हैं कि नहीं बेटे ने ऐसे नहीं ऐसे काम करना है, कि नहीं मम्मी, मेरे मम्मी ने, टीचर ने मेरे को ऐसे बताया था, मेरी टीचर ने, कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे ही होगा। तो ठीक है, पहली प्राइमरी टीचर उसकी माँ होगी, दूसरी बात पे स्कूल की जो टीचर है वो होगी और फिर बच्चा धीरे धीरे पकड़ता जाता है अपनी बातों को। जैसे कि मैं एक उदाहरण देकर बताऊंगा। हमारे एक कवि ने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो इसका मतलब यह है कि भगवान और गुरु दोनों खड़े हुए हैं। तो आप, किसी ने कहा कि आप पहले किसके चरण छूओगे? बच्चे ने कहा कि पहले मैं अपने गुरु जी के चरण छूंगा।
क्योंकि इन्होंने ही तो मुझे अच्छे रास्ते पे चलना सिखाया है, इसलिए गुरु प्रथम है, बाकी और सब बाद में है। और प्राइमरी शिक्षा से ही बच्चे का जन्म मानकर चलिए होता जी। है, और ये जैसे स्कूल का माहौल मिलता जाता है, जैसे घर का माहौल मिलता रहता है, उसी के अनुसार बच्चा अपने को ढालता रहता है, यानी कि अपने उसी के अनुसार बनाता रहता है। जैसे कि आपने सुना होगा, एक कुम्हार जब छोटे मिट्टी के बर्तन बनाता है तो मिट्टी तो वो अपने उसको मिक्सअप करके रख लेता है, लेकिन जैसे वो अपने उस चाक पे उस मिट्टी को ढालने की कोशिश करता है, वह मिट्टी उसी के अनुसार ढल जाती है। इसलिए मैं यही कहकर चलूंगा कि बच्चे की प्राइमरी टीचर उसकी माँ, उसके बाद उसका स्कूल, और उसके बाद जैसे जैसे बच्चों को समझ आती है तो धीरे धीरे ग्रोन अप हो जाता है। तो यही एक लाइन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हमारे पैनलिस्ट है, मैं अमित जी से मैं अनुरोध करता हूं कि जो सरकार की नीति है प्राथमिक शिक्षा में, जो सिलेबस बच्चों को दिया जाता है, क्योंकि बचपना एक खेल कूद का शैशवकाल होता है, उसमें उसकी बचपने को भी मेंटेन करना है, साथ साथ उसको प्राइमरी एजुकेशन भी देनी है। तो अभी जो फिलहाल सरकार की नीति है उसके बारे में आप क्या समझते हैं? सरकार की नीति शिक्षा को लेकर बहुत अच्छी है। आपने देखा कि जब बच्चा छोटा होता है 3-4 साल का होता है, तो उसके लिए जो सरकार है, सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, आपने देखा होगा हर जगह प्राइमरी स्कूल्स में, नर्सरी क्लासेस में उन्होंने उनके लिए खिलौने, उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि बच्चे को खेल का माहौल भी मिले। और आजकल की आप दीवारों की पेंटिंग देखेंगे, दिल्ली सरकार की बात करूं तो दिल्ली सरकार ने जो मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में जो चारों तरफ दीवार और जो फाउंडेशन स्कूल्स का जो निर्माण किया है, वो इस ढंग से किया है कि बच्चे को कभी ये माहौल ना हो कि उस पर प्रेशर है। वो हैप्पीनेस क्लास की तरह एक तरह देख कर, अपने माहौल को देखकर अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको पूरा कर रहा है। जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अब बात हम करते हैं उस शख्स से जो कि वास्तव में फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं। हालांकि फिल्मी दुनिया भी एक एजुकेशन का काम करती है और फिल्म के माध्यम से हमारे समाज में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन आया है, क्योंकि चाहे वो बात हो संस्कारों की, चाहे वो बात हो कोई कहानी कहने की या किसी चरित्र को लोगों के सामने लाने की, तो फिल्म से अच्छा माध्यम कोई नहीं है। तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं, मैं जानना चाहता हूं कि जो आज की शिक्षा पद्धति है उसके माध्यम से जिस तरह का समाज हमारा डेवलप हो रहा है, आप उससे संतुष्ट है या कुछ उसमें चेंज करना चाहते हैं? नहीं, आज की सरकार की जो भी नीति है पूरे देश के अंदर, वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार की हो, केंद्र सरकार की अपनी एक अलग नीति हो जाती है, राज्य सरकार की अपनी एक अलग नीति हो जाती है। केंद्र सरकार का आदेश देना काम होता है और राज्य सरकार उसको पालन करती है या अपने स्तर से भी जो काम करती है। लेकिन जब बच्चों की शिक्षा की बात होती है, देखिए शिक्षा जो होता है समाज में बहुत बड़े, शिक्षा से ही समाज बनता है। अगर शिक्षा नहीं होगा तो डॉक्टर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, पायलट नहीं बनेंगे, टीचर नहीं बनेंगे। तो शिक्षा बड़ा जरूरी है। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा कैसी हो रही है, और दिल्ली सरकार इस पर बखूबी ध्यान भी दे रही है। लेकिन एक विडंबना है कि कोविड-19 में हमारे बहुत सारे कोचिंग सेंटर बंद हो गए। बहुत सारे हमारे कोचिंग सेंटर के जो टीचर्स थे, जो ऑर्गेनाइजर थे, उनके पास पैसे नहीं रहे कि हम उनके मकान का किराया दें। जी, इतनी सारी समस्याओं के बीच में वो टीचर आज भी जूझ रहे हैं। और हम आग्रह करेंगे दिल्ली सरकार से कि हमारे टीचर्स को, जो कोचिंग सेंटर के ऑर्गेनाइजर हैं या टीचर हैं, किसी न किसी रूप से, चौधरी साहब उस विषय पर आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो बड़ी लेवल की बात होगी। अभी हम प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं कि उसमें जो सरकार की नीतियां बनी हुई हैं उससे आप कितना सहमत हैं? क्योंकि बच्चों का विकास पहली बार अपने माँ के आंचल से निकलकर बच्चा स्कूल के आंगन तक आ रहा है, उसको एक माहौल देना है कि वो अपने घर का माहौल भूलकर स्कूल में कुछ ग्रहण करने का एक बार मन बनाए। तो उस रूप में क्या सरकार सफल है? नहीं सफल है। दिल्ली सरकार जो भी काम कर रही है टीचिंग को लेकर के, शिक्षा को लेकर, इसमें सबसे बेहतर काम किया है विगत कुछ सालों में। जी, जिन्होंने कभी कोई पार्टियां ने ऐसा कदम नहीं उठाया। लेकिन जो अभी सरकार है दिल्ली में, इन्होंने शिक्षा को लेकर, खासकर शिक्षा और हेल्थ को लेकर, दोनों में कहूंगा कि शिक्षा और हेल्थ को लेकर सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और सराहनीय कदम उठाया है। बहुत बढ़िया। दोस्तों, हमारी जो चर्चा है बहुत अच्छा रूप ले ग्रहण करती जा रही है, और अब अगले जो हमारे क्वेश्चन का दौर है वो थोड़ा माध्यमिक शिक्षा की तरफ आता है कि जब बच्चा प्राथमिक शिक्षा से निकलेगा तो उसे अधिकार है कि वो बड़े रूप में अपने देश के इतिहास को समझे, अपनी संस्कृति को समझे और अपनी कलाओं का भी वो ज्ञान उसको मिले। तो माध्यमिक शिक्षा में भी प्रयास किया जाता है कि इतिहास के माध्यम से, चाहे वो बात है कला के माध्यम से या बात आए हमारी साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बच्चे को ज्ञान देने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे में जो सरकार
सरकारी नीतियां हैं, जो माध्यमिक शिक्षा की जो नीतियां हैं, उसमें जो आमूलचूल परिवर्तन समय समय पर देखने को मिलता है, उससे कितना आप सहमत हैं और किस तरह का आप विचार देना चाहते हैं इस पर? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। ये सरकार प्लानिंग जरूर करती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। प्लानिंग कुछ होती है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ होती है। जैसे अभी एक मेरे भाई बता रहे थे कि दिल्ली सरकार इतना अच्छा एजुकेशन का स्टैंडर्ड लेकर चल रही है, वो चल रही। एक पत्रकार ने अभी, मेरे हिसाब से ये लॉकडाउन से पहले की बात है या लॉकडाउन के बीच की बात होगी, उससे पूछा कि सिसोदिया जी, आप ये बताइए कि आप कहते हैं हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, इतनी अच्छी स्कूल की क्लासें चल रही हैं, इतने अच्छे बच्चे आपसे खुश हैं, लेकिन ये बच्चे छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं स्कूल को? क्या क्या कारण है इसका? तो वो कहते हैं कि आप नहीं, आप गलत कह रहे हैं। उसने कह दिया कि देखो मेरे पास उसने जो निकलवाई थी, क्या बोलते हैं उसको, आरटी डाली थी, उसमें निकल का है डेटा कि देखिए आपके स्कूल के बच्चे 1 लाख से ऊपर स्कूल छोड़कर चले गए। ऐसा क्यों हुआ? वो कहता ठीक है, आप कहते रहिए और मैं तो स्कूल की बिल्डिंग खड़ा करता रहूंगा और आप जो कुछ कहना उसको छोड़कर डिबेट को चले गए। तो मेरे कहने का मतलब है, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ भाई। यदि कोई कमी थी तो बताना चाहिए था, लेकिन आप दीवार खड़ी करते रहिए, कमरे बनाते रहिए 25 लाख रुपए में एक, और स्कूल में कोई है नहीं पढ़ने वाला। या फिर अभी त्रिलोकपुरी में आपने सुना होगा, एक स्कूल की छत का पंखा गिर पड़ा है बच्चे के ऊपर और वो बच्चा हॉस्पिटलाइज है। तो ये तो कोई, मुझे तो लग नहीं रहा ये स्टैंडर्ड कोई खास है। हाँ ठीक है, आप डीग मार रहे हैं, आप लिपापोती कर रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कोई स्टैंडर्ड है। ये कोई तरीका नहीं होता। बल्कि और एक बात और तो बताऊंगा मैं, जब तक उस फील्ड का आदमी जिस फील्ड को देख रहा है, मतलब मेरे कहने का मतलब जिस डिसिप्लिन का मंत्री होगा, यदि उसी डिसिप्लिन का मंत्री होगा तो ज्यादा बेटर तरीके से काम करेगा, उसको सब चीज का पता है। लेकिन ये कोई पत्रकार है, कोई सिंपली बीए है या कोई सिंपली 12th भी है जो मिनिस्टर है, तो वो जो 12th है सिंपली बीए है या पत्रकार है, मेरे हिसाब से तो भाई एजुकेशन के स्टैंडर्ड को वो तो नहीं बढ़ा सकता, जहां तक मैं समझता हूँ। ठीक है, अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी सरकार है, अपना अपना दम है, लोग दे रहे हैं, चल रहा है। लेकिन मैं इस बात तक खुश नहीं हूँ कि भाई दिल्ली सरकार में इतने बड़े, पिछले से मैंने पढ़ा था अखबार में आया था कि जो 5वीं क्लास का बच्चा है वो 3वीं क्लास की बच्चे की बुक नहीं पढ़ पा रहा, और जो 10वीं क्लास का बच्चा है वो 8वीं क्लास के बच्चे की स्टैंडर्ड की बुक नहीं पढ़ पा रहा। तो ये तो स्टैंडर्ड थोड़े हुआ, ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं दोस्तों। अब ये जो चर्चा है वो थोड़ा बढ़ती जा रही है और थोड़ा गंभीर भी होती जा रही है। हालांकि आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जो जिस फील्ड का अनुभवी व्यक्ति है, अगर उसको वही मंत्रालय मिलता है, वही क्षेत्र मिलता है, तो वो उसको न्याय संगत तरीके से आगे बढ़ा सकेगा। अमित जी, आप अपना क्या विचार रखते हैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में, जो सरकार की नीतियां हैं? देखिए, हर एक का अपना अपना व्यू होता है, अपनी अपनी बातें होती हैं, वो अपने माध्यम से देखते हैं। अगर मैं बात करूं, अभी भाई साहब ने बहुत बताया कि दिल्ली सरकार की कमियों के बारे में जी, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से वैसे बताना चाहता हूं कि आज दिल्ली सरकार की जो शिक्षा नीति है उसकी चर्चा दिल्ली में नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में है। और विश्व के जो कई देशों से आपने देखा होगा कि हमारे दिल्ली राज्य के शिक्षा मॉडल को अपनाने के लिए लोग इसको देखने के लिए विदेश से आ रहे हैं। और अगर हम बात करें कि लोग सर का कहना है कि कुछ स्टूडेंट्स पलायन कर रहे हैं, तो ये गलतफहमी है इनकी। अगर आंकड़ों की बात करें तो हम आंकड़ों पे भी आते हैं। दिल्ली सरकार के जो स्कूल्स हैं उनमें एक एक बिल्डिंग और एक एक एडमिशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्राइवेट स्कूल्स की तुलना में दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। और इस बार आईआईटी में काफी स्टूडेंट्स दिल्ली सरकारी स्कूलों से गए हैं। और अब जो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मैं आपको बता दूं कि अभी जो ये पलायन की स्थिति जो आ रही है वो एमसीडी स्कूल्स में आ रही है, केंद्र सरकार के बीजेपी सरकार के स्कूलों में आ रही है कि दिल्ली के प्राइमरी जो स्कूल हैं, जो एमसीडी के स्कूल हैं, वो अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको टोकना चाहता हूं, यहाँ पर हम किसी राजनीति को बीच में नहीं डालना चाहते हैं कि बीजेपी के स्कूल है या उसके स्कूल है। दोस्तों, ये स्कूल तो स्कूल है, हमारे देश के हर बच्चे का अधिकार है कि वो शिक्षित हो, क्योंकि समाज में अगर ताकत भरनी है, अपने देश को एक नई ऊर्जा का संचार करना है, तो हमें अपने होगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो प्रौढ़ अवस्था में हो, उसको पूरा अधिकार है। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह का बाकी लोग अपने विचार रख रहे हैं, आपका विचार क्या है? मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक माध्यमिक शिक्षा की बात है, ये कनेक्शन है प्राथमिक शिक्षा से जी। अगर प्राथमिक शिक्षा स्ट्रॉन्ग है, बच्चों का अच्छा है, तो कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा उसका बेहतर होगा। तो दोनों में समन्वय होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि आज के जो शिक्षक हैं और छात्र
और इसके साथ साथ एक अभिभावक भी है। जी। छात्र, शिक्षक और अभिभावक में बड़ा एक समन्वय, एक परिवेश होना चाहिए, लेकिन आज के दौर में वो कमी है। आज टीचर एक बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन पहले का जो दौर था कि गुरु और शिष्य का जो रिलेशन था वो संस्कार से लबालब भरा हुआ था। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी था, लेकिन आज के दौर में संस्कार थोड़ा सा कम हो गया है, शिक्षा ज्यादा हो गया। यहाँ पे बिजनेस मोनोपोलिटी चल गई है फिर अभी। आजकल बच्चे नहीं पढ़ेंगे, नहीं अच्छा करेंगे तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जड़ का मजबूत होना बहुत जरूरी है, प्राथमिक शिक्षा बहुत जरूरी है उनके लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर जड़ आपकी मजबूत है, नींव मजबूत है, तो आपकी इमारत बुलंद होगी। दोस्तों, अब हम निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि इसमें सारे जो सवाल हैं उनको हम बिल्कुल मुद्दे पर ले आए। मुद्दे पर ये लाते हैं कि शिक्षा का जो हमारा मकसद है वो समाज को मजबूत बनाने का है, साथ में लोगों को रोजगार भी देने का है, साथ में अपनी नई जो टेक्नोलॉजी है उससे देश को आगे बढ़ाने का है। हम प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के बाद में जब आगे बढ़ना चाहते हैं, बच्चे को हम कॉलेज में भी एडमिशन दिलाते हैं, तो हमारे बच्चे का मन होता है कि वो क्या करना चाहे। तो दोस्तों, ये जो सवाल है उसको हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं वीके शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया टीवी नेटवर्क। आज बहुत ही गंभीरता से चर्चा हो रही है हमारी शिक्षा नीति के बारे में, और जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट अपने अपने विचार दे रहे हैं, तो लास्ट सेगमेंट में हम आ चुके हैं। और लास्ट सेगमेंट में, जैसा कि मैंने ब्रेक में जाने से पहले कहा था, कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए काफी कुछ करना चाहते हैं। तो जब निर्णायक मोड़ आता है तो बच्चों को हम कुछ टेक्निकल शिक्षा भी देना चाहते हैं, यानी कॉलेज में जो पढ़ाई होती है उसमें साइंस की भी बात करते हैं, हम बात करते हैं कॉमर्स की भी बात करते हैं, और बात करते हैं अनगिनत ऐसे प्रोफेशंस की जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो, ताकि वो वास्तव में एक सुखद, सुंदर और सशक्त भारत का निर्माण कर सके। तो हम अपने पहले से पूछना चाहते हैं कि जिस तरह का ये एक साल गया 2020, जी साहब, और हमारे पूरे साल में, चाहे वो छोटे बच्चों की बात करें या मध्यम बच्चों की बात करें या बात करें उन बच्चों की जो कॉलेज में पढ़ते थे, उनको पढ़ाई का पूरा मौका नहीं मिला, उनकी शिक्षा में एक ब्रेक सा लग गया। राइट। तो इस मोड़ से क्या हमारे जो ये जनरेशन है उसका एक साल का जो लॉस हुआ है, अब क्या होगा? नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के बच्चे ही कल के भारत का भविष्य देख रहे हैं। लेकिन मैं जैसे कि आपने बताया है, लगभग 8-9 महीने या 1 साल होने जा रहा है, सभी बच्चे घर में बैठे हैं और ऑनलाइन क्लासेस, जैसे ये शोर शराबा कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, ऑनलाइन। देखो, फिजिकली जो बच्चा क्लास में पढ़ रहा है उसका माहौल देखिए, और जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है उसका माहौल देखिए, मतलब डिफरेंस जरूर मिलेगा आपको, ऐसा उसकी बराबर हो ही नहीं सकता। दूसरे मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, देखो, साल बच्चों का बर्बाद नहीं करने की वजह से बच्चे की जब एग्जाम होगा, बच्चे की जो ओवरऑल मार्किंग है वो हम थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड डाउन लाएंगे, नहीं कि उनको फ्री पास करना, वो एक गलत मैसेज जाएगा। और जब सपोज करो बच्चों का स्टैंडर्ड 90, 97, 98% लाने का था, और अब बच्चे स्कूल बंद होने की वजह से वो लगभग 70% पे ही हायर जा रहे हैं, तो नीचे लेवल है बच्चों का, हमें जो मार्किंग होगी वो उसी आधार से हमें थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा स्टैंडर्ड, जिससे कि सारे बच्चे लगभग पास हो जाएं, ताकि बच्चों का भविष्य भी ना बिगड़े और बच्चों को निरुत्साह भी ना हो कि भाई मैं फेल हो गया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चे का पास तो करना पड़ेगा और स्कूल भी अगले क्लास में भेजना पड़ेगा, तो लेकिन थोड़ा सा मार्किंग डाउन कर लेना पड़ेगा, जिससे कि बच्चों का साल भी खराब ना हो, आगे की चल जाए। और लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। देखो, घर का माहौल, उसके बाद स्कूल का माहौल, उसके बाद ग्रेजुएशन का माहौल, उसके बाद पीजी का माहौल। बच्चे के 2-3 स्टेप ऐसे आते हैं कि बच्चा प्राइमरी जब अपने घर से स्कूल में जाएगा तो बहुत सारी बातें घर की वहां बताएगा। जब बच्चा लेकिन स्कूल में जाना शुरू करता है प्राइमरी स्कूल में, तो काफी सारी बच्चे घर में आकर अपनी मम्मी को बताएगा, नहीं मम्मी टीचर ऐसे कर दी, नहीं मम्मी टीचर ऐसे। मतलब बच्चे का प्राइमरी जो जिस तरह का हम बच्चे को ढालना चाहते हैं वो स्टेज है, और धीरे धीरे बच्चा ग्रोन अप होता जाएगा, तो उसके आधार से उसकी शिक्षा का वो स्टैंडर्ड बनता जाएगा। और ये भी बात है, देखो, डिपेंड मैं पहले कर चुका, माहौल बहुत जरूरी है। स्कूल का माहौल यदि ठीक है, स्कूल का यदि स्टैंडर्ड ठीक है, तो बच्चा कुछ ना कुछ कर गुजारेगा और वो बच्चा ठीक स्टैंडर्ड पे निकलेगा। मैं तो यही कहूंगा इस बात। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, अब हम अगले प्लेन से जानना चाहते हैं कि वो मोड़ जहां पर बच्चा एक निर्णायक पढ़ाई के मोड़ पर आ गया है और वो टेक्निकली, कमर्शियली अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है और वो उस पायदान पर पहुंच गया जहां से उसका भविष्य निर्धारित
प्रभावित होता है, यानी कि बड़ी एजुकेशन की तरफ। तो अमित जी आप बताएं कि जैसा हमारे पिछले पैनलिस्ट ने कहा कि उन्हें पास भी करना पड़ेगा, कोरोना का जो महामारी का काल था उसमें हमारी मजबूरियां रहेगी, हमारे हाथ में परिस्थितियां नहीं थी, तो ये एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास में बाधक तो नहीं आएगा? देखिए, कोरोना एक ऐसी वैश्विक महामारी बनके आई जिसने भारत देश के साथ साथ सभी पूरे विश्व को प्रभावित किया है। तो इससे हमारा शिक्षा का बहुत नुकसान भी हुआ है, और शिक्षा का नुकसान एक देश के विकास में कहीं ना कहीं तो बाधा तो बनता ही है। लेकिन अब परिस्थितियां थोड़ी धीरे धीरे इंप्रूव होती जा रही हैं, उन परिस्थितियों में चीजें अब सही होती जा रही हैं, अनुकूल होती जा रही हैं। कहीं ना कहीं हमें सिलेबस को कम करके कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट ऐसी करनी पड़ेगी। सिलेबस कम किया, बच्चों को थोड़ा सा स्कूल्स खोल दिए गए हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स खोल दिए गए हैं, कहीं ना कहीं इस तरह से एडजस्टमेंट बिठाई जाएगी कि बच्चे को ये भी ना लगे कि उसको ऐसे ही पास किया गया है, और बच्चे को कहीं ना कहीं एग्जाम देकर और कहीं ना कहीं उसको ट्रेनिंग देकर इस तरह से पास किया जाए कि उसकी मेहनत भी लगे और देश के विकास में कोई बाधा भी ना आए, और धीरे धीरे हमें अपनी एजुकेशन को सुचारू रूप में लाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, सुंदर। दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं जब फिल्म का अंत आने वाला होता है, क्लाइमैक्स आने वाला होता है, तो सबकी सांसें ठहर जाती हैं। वो देखना चाहते हैं कि आखिर लास्ट में क्या होने वाला है, क्या ये हैप्पी एंडिंग होगी या इसमें कुछ ट्विस्ट आएगा। तो इसी तरह से आज का जो हमारा चर्चा का विषय है शिक्षा नीति पर, तो उसमें भी ये हमारा लगभग एंडिंग पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं, और आखिरी पैनलिस्ट है हमारे जो फिल्मों से जुड़े हुए हैं। तो फिल्मी स्टाइल में उनसे पूछने का मन कर रहा है कि ये जो हमारी चर्चा हो रही है, आप क्लाइमैक्स में क्या चाहते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन किया, कोरोना महाकाल में बच्चों को पूरा एक माहौल नहीं मिला शिक्षा का, गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चों के मन में निराशा ना आए, वो उनको कुछ कोशिश कर सकती है कि बच्चों को पास कर दे। तो ऐसे में शिक्षा का जो आधार है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको? देखिए, अभी क्या कोरोना एक ऐसा वक्त आ गया, कोई नहीं जानता था कि पूरा विश्व कोरोना की चपेट में आ जाएगा। हिंदुस्तान उसमें है, हिंदुस्तान में भी काफ़ी प्रॉब्लम आई कोरोना को लेकर के, लेकिन अब शिक्षा को लेकर चलते रहना। पहले ऑफलाइन क्लास चलता था, सरकार के पास एक विचार है कि नहीं बच्चों को हम कहीं ना कहीं इंगेज रखें, तो उन्होंने ऑनलाइन क्लास से इंगेज कर दिया। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में बहुत अंतर होता है। बच्चे जो ऑफलाइन में सीखते हैं वो ऑनलाइन में कभी नहीं सीखते हैं, लेकिन सरकार भी मजबूर है, क्या कर सकती है गवर्नमेंट, वो सरकार स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को, मजबूर है कोरोना में। अब ये बात, आज की जो जनरेशन है पहले की जनरेशन से काफी कंसर्स है, सचेत है अपने करियर को लेकर के, और हायर डिग्री के लिए टेक्निकल कोर्सेज करते हैं, जो भी चीजें करते हैं। और पहले जब हम लोग थे बचपन में, तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग उतना शिक्षा को लेकर, अपने करियर को लेकर कॉन्शियस नहीं थे, लेकिन आज के बच्चे अपने करियर, अपने हेल्थ को लेकर बहुत ही कॉन्शियस है, अपेक्षा हम लोग के जनरेशन की तरफ से। बिल्कुल। दोस्तों, सन्नाटा क्यों है भाई? ये फिल्म शोले का डायलॉग था, लेकिन वो शोले ने भी बहुत सारी हमारे को शिक्षाएं दी। उसने बात की अपनी दोस्ती की, उसने बात की अपनी मौसी की, उसने बात की अपने समाज की। डाकुओं के आतंक से अपने समाज को मुक्त कराने का जो उसमें प्रयास किया गया, वो भी एक संदेश था। यानी फिल्मों के माध्यम से भी हम काफी कुछ अपने समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। ये आज की जो चर्चा है वो आपको कैसी लगी, और किस तरह से हमारे पैनलिस्ट ने जो जवाब दिया है आप उससे संतुष्ट हैं, या आपके भी कुछ सवाल हैं? आप अगले हमारे प्रोग्राम में कौन से विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं, इन सभी सुझावों का हमें रहेगा इंतजार। नीचे लिखे नंबर्स पर आप हमसे, टीवी नेटवर्क आपका अपना चैनल है, और इससे जुड़े रहिएगा, प्यार बनाए रहेगा। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। वीके शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।